प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वां चैप्टर करने जा रहे हैं। 10वां चैप्टर पाठ संख्या 10। अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये वाला जो अध्याय है, इस अध्याय के अंदर जो कुल अंक बार रहेंगे हमारे बोर्ड के प्रश्न पत्र के अंदर, वो कितने रहेंगे? 4। और प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 2। इन 2 प्रश्नों के अंदर एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरात्मक। कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न रहेंगे। कितने अंक के? 4 अंक के। अब इस पाठ के अंदर हमें क्या पढ़ना है? मानव के नेत्र की संरचना को विस्तारित रूप से पढ़ना है और प्रकाश से संबंधित कुछ अन्य घटनाओं को पढ़ना है। 2 घटनाएं हमने अध्याय 9 के अंदर पढ़ी है, परावर्तन और अपवर्तन को। इस पाठ के अंदर कुछ एक घटनाएं जिनको हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले आता है मानव नेत्र। भगवान ने हर एक मनुष्य को या हर एक बड़े स्तर के जीव को ऐसे 2 अंग दिए हैं जिन अंगों की सहायता से ये प्रकाश जैसी ऊर्जा से संबंधित दृष्टि संवेदना प्राप्त करते हैं। प्रकाश से संबंधित दृष्टि संवेदना प्राप्त करने के लिए कौन सी ज्ञानेंद्रिय दी है? हमें नेत्र दी है। अब परीक्षा के अंदर नेत्र से संबंधित प्रश्न के अंदर इसका चित्र पूछा जा सकता है। तो जब हम मानव के नेत्र का चित्र बनाते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान देकर के समझें किस प्रकार से चित्र बनाना है। मैं जिस प्रकार से डायग्राम बना रहा हूं, बिल्कुल आपको इस प्रकार से इस डायग्राम को समझ लेना है। ये जो मैंने ऊपर और नीचे बनाई, ये हमारी पलक है। क्या है ये? ऊपरी पलक और निचली पलक। आगे जो मैंने गोलीय उभार के रूप में यहाँ पर बनाया है, ये है स्वच्छ पटल। स्वच्छ पटल। और इसका दूसरा नाम है कॉर्निया। क्या नाम है इसका? कॉर्निया। अब इस स्वच्छ पटल के पीछे की तरफ हम जब आते हैं तो यहाँ पर काले रंग की, गहरे रंग की अपने को मांसपेशियां दिखाई देती है। ये वाला जो नेत्र का दृश्य है, ये पार्श्व दृश्य है। और यदि हम सामने से किसी नेत्र को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का नेत्र दिखाई देता है। ऐसा ही दिखाई देता है ना? तो यहाँ जो ये गोलक आगे से दिखाई देता है, उसके आगे की तरफ कांच की तरह एक बहुत ही साफ पारदर्शी पर्दा लगा होता है, वो कॉर्निया है, स्वच्छ पटल है। इसके पीछे आप जब देखोगे तो यहाँ पर अनेक सारी मांसपेशियां दिखाई देगी। ये इस प्रकार से इन मांसपेशियों को हम कहते हैं, ये वाले जो आपको दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं इनको? आइरिस। या इनको हम हिंदी में कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं इनको? परितारिका। परितारिका के बीच में एक छिद्र दिखाई देता है जिसके अंदर से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। इस छिद्र को हम कहते हैं तारा या पुतली। क्या कहते हैं इसको? तारा या पुतली। अब जब इसके पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर नेत्र पेशियों के द्वारा जुड़ा हुआ एक लेंस होता है उत्तल प्रकार का। किस प्रकार का? उत्तल प्रकार का लेंस होता है, जिसको हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिनेत्र लेंस। और ये लेंस कौन सा है? उत्तल प्रकार का। कौन से प्रकार का है? उत्तल प्रकार का। और पीछे की तरफ यहाँ पर बहुत बड़ा आपको जलीय द्रव नजर आएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र नजर आएगा। और इस क्षेत्र को हम कहते हैं काचाभ द्रव। क्या कहते हैं इसको? काचाभ द्रव। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? काचाभ द्रव, जिसके अंदर ज्यादातर जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? जल की होती है। यहाँ पीछे की तरफ गहरे लाल रंग का पर्दा नजर आता है। इस पर्दे को हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं यहाँ पर?
ये काले रंग का पर्दा नजर आएगा यहाँ पर आपको पीछे की तरफ, जिसको हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं इस पर्दे को? रेटिना। और इसको हम हिंदी के अंदर कहें तो इसको कहते हैं रक्ताभ पटल। क्या कहते हैं इसको? रक्ताभ पटल। और इसी रक्ताभ पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से इस तारा या पुतली के अंदर से प्रवेश करती है और फिर उत्तर लेंस यानी ये जो अभिनेत्र लेंस है इससे प्रवेश करते हुए प्रतिबिंब यहाँ बनता है जस्ट सामने की तरफ। और इस बिंदु जहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। और पीत बिंदु आगे आते हैं मानव नेत्र से संबंधित कुछ दोष, यानी जब उम्र के साथ या फिर यूं कह दें कि जैसे जैसे व्यक्ति का मानव नेत्र काम करता है या फिर उम्र ढलती जाती है, वैसे वैसे मानव का नेत्र का जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी जो कार्य क्षमता होती है उस कार्य क्षमता में कमी आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? कमी आने लग जाती है। उसी कमी के कारण कई सारे नेत्र से संबंधित क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं, दृष्टि में कमजोरी आ जाती है। और उन्हीं दोषों की बात हम यहाँ करेंगे। उससे पहले हम एक और बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं और वो वाला बिंदु है समंजन। क्या बिंदु है? समंजन। किसकी समंजन? नेत्र की समंजन क्षमता। ध्यान से समझिएगा। मानव नेत्र लेंस के द्वारा वस्तु की दूरी के आधार पर, वस्तु दूर है कि नजदीक है, दूरी के आधार पर इसका जो आकार है वो बदलना, या तो चपटा होना या क्या होना? मोटा होना। ये जो क्षमता होती है इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। यानी उस नेत्र लेंस के द्वारा फोकस बिंदु को आगे या पीछे करना। चपटा होगा तो पीछे जाएगा, मोटा होगा तो आगे आएगा ना। तो यहाँ पर इसी नेत्र लेंस की द्वारा जो ये क्षमता होती है इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। आप जब पढ़ाई करते हो, अपनी पुस्तक को आप सामने रखते हो, जैसे कि मान लिया आपके पास ये पुस्तक है, इस पुस्तक को आप जब रखते हो, ध्यान दें, बहुत दूर होती है तब आप उसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे हम पुस्तक के अंदर लिखी हुई सामग्री को आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों की या आपकी एक ऐसी बहुत ज्यादा गलत आदत होती है। आदत क्या होती है कि साइड वाला कोई नहीं देख पाए, इसलिए हम बहुत नजदीक रख करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं कई बच्चे। क्या करते हैं? ऐसे रख करके पढ़ते हैं। पता है ना आपको? आप जरा सोचिएगा, जब यहाँ पर थी तब मैं आराम से इसको पढ़ रहा था। जैसे जैसे नजदीक आएगी हमारा नेत्र का लेंस क्या होता रहेगा? मोटा होता रहेगा। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है पुस्तक की कि जितना अपना नेत्र लेंस मोटा होना था उतना मोटा हो चुका है, अब उससे आगे मोटा नहीं हो पाएगा। उसके बाद में अपने को वो वाली किताब में लिखी हुई सामग्री कैसी दिखाई देने लग जाती है? धुंधली दिखाई देने लग जाती है। क्या दिखाई देने लग जाती है? धुंधली। हो सकता है कि आप कहोगे सर मैं तो यहां तक आराम से देख सकता हूं, लेकिन यह आपकी गलत आदत है। क्यों आदत है? क्योंकि आपने अभिनेत्र लेंस को जबरदस्ती रूप से मोटा करने का प्रयास किया। हमेशा किसी भी मानव नेत्र के लिए जो निकटतम वस्तु को देख करके पढ़ने का या फिर देखने का जो विज्ञान उस दूरी को मानता है, वो वाली दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? आप कभी भी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक वस्तु को रख करके कभी ना पढ़ें। इस दूरी को कहते हैं निकट दृष्टि परास। क्या कहते हैं इसको? निकट दृष्टि परास। यानी वह नजदीकतम दूरी, वह नजदीकतम दूरी जहां तक हम स्पष्ट देख सकते हैं। वापस समझिएगा, वह नजदीकतम दूरी जहां तक हम स्पष्ट देख करके पढ़ सकते हैं या फिर जहां तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, वो वाली दूरी क्या कहलाती है? निकटतम दृष्टि परास। और उसका मान क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो कभी भी आप जब पढ़ाई करो तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक पुस्तक को ना रखें।
ठीक है ना, क्योंकि यह निकटतम दृष्टि परास होता है। अब आप कहोगे कि सर मैं तो इससे नजदीक ज्यादा रख करके पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ सकता हूँ, तो ये आपकी कमी हो सकती है। आप अपने अभिनेत्र लेंस को कमजोर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कमजोर कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि स्केल माप करके देखे कि हाँ स्केल माप दी, ये 25 सेंटीमीटर सर ने बोला है, 25 सेंटीमीटर रख करके पढ़ना है अपने को। तो स्केल के द्वारा भी अपने को दूरी मापने की जरूरत नहीं, आइडिया होता है लगभग कितना दूर, 25 सेंटीमीटर दूर, ये निकट दृष्टि परास होता है। ठीक ऐसे वह दूरी जहां तक हम दूर तक स्पष्ट देख सकते हैं वो वाला परास क्या कहलाता है? दूर दृष्टि परास। समंजन के अंदर ही एक और कंडीशन आती है, हालांकि किताब में नहीं दे रखी, फिर भी पढ़ाता हूं। पुतली या तारा की समंजन, पुतली या तारा। अभी मैंने बताया था ना आपको कि ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे ये क्या है? आइरिस है, परितारिका है। परितारिका के बीच का जो छिद्र है इसको हम क्या कहते हैं? तारा या पुतली, जिसके पीछे अभिनेत्र लेंस लगा होता। बताया था ना कि यहां से प्रकाश की किरणें जाती है अंदर। ये जो तारा या पुतली है ना, इसका भी आकार कम ज्यादा होता रहता है। यानी जो आइरिस है ना, मान लेते हैं कि ये आइरिस है, ये ऊपर की तरफ की पेश आई हुई आइरिस की, ये नीचे की तरफ की आई हुई, दोनों के बीच का छिद्र क्या है? तारा या पुतली। ये छिद्र भी बड़ा या छोटा होता रहता है। कब होता बताता हूं आपको, कि जब आप अचानक रोशनी से आप अंधेरे कमरे में जाते हो, बहुत ज्यादा अंधेरे वाला कमरा है, आप रोशनी से गए, रोशनी के अंदर आराम से दिखता है ना आपको, रोशनी के अंदर आराम से दिखता है ना, लेकिन अंधेरे के अंदर एक बार आप जाओगे तो आप कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप एक बार माचिस की तीली भी जला दोगे ना तो तीली के पास में नजर आएगा, दूर नजर नहीं आएगा, है ना। यह सामान्यतः कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन आप काफी देर तक जब आप खड़े रहोगे तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला आपको नजर आने लग जाता है। तो आप जब अंदर प्रवेश करें तब आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन 5-10 मिनट बाद में आपको धुंधला धुंधला नजर आने तो लगा ना। क्यों नजर आने लगा? उसका भी कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत अंधेरे कमरे में खड़े हो, अंधेरी जगह खड़े हो जहां पे आपको बहुत धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, और अचानक आपके आंख पर तेज रोशनी डाल दी, अचानक आपके आंखों पर तेज रोशनी डाल दिया, फिर आपको अचानक बहुत तेज रोशनी के अंदर लेके चले गए, तो आप एकदम आंखें खोल भी नहीं पाओगे, एकदम आंखें आप बंद करोगे। क्या करोगे? बंद करने का प्रयास करोगे, जिसको हम कहते हैं आंखें चौंधिया जाना। सुबह सुबह आप बिस्तर ओढ़ करके सोए होते हो, अचानक बिस्तर दूर ले जाता है, ऊपर धूप आई हुई होती है, तो आप एक बार आंखें खोल भी नहीं पाते हो। पता है ना आपको क्या कारण होता है? कि जब आप प्रकाश के अंदर होते हो तब आपकी तारा या जो पुतली है ना, उसका आकार इस प्रकार से छोटा हो रखा होता है, क्योंकि पर्याप्त प्रकाश की किरणें हैं, और जब पर्याप्त प्रकाश की किरणें हैं तो इस छोटे आकार में भी काफी प्रवेश कर जाती है। समझ गए ना। लेकिन अचानक जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो इतने छोटे तारा या पुतली के अंदर से प्रकाश की किरणें बहुत कम जाएगी, इसलिए अंधेरे कमरे के अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप 5-10 मिनट के लिए खड़े रहोगे तब ये धीरे 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 तारा या पुतली क्या होगी? बड़ी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें अंदर जा सके। तो जब बड़ी हो जाती है तो काफी प्रकाश की किरणें अंदर जाना शुरू हो जाएगी, तो आपको धुंधला धुंधला नजर आने लग जाएगा। समझ गए ना। लेकिन अचानक तेज रोशनी डाल दी और आपकी आंख की तारा या पुतली क्या हो रखी है? बड़ी हो रखी है। तो इतनी बड़ी तारा या पुतली के अंदर से बहुत ज्यादा प्रकाश की किरणें अंदर जाएगी। जब तेज रोशनी ऊपर डालेंगे तो आंख के अंदर वो वाली इतनी तेज रोशनी अंदर सहन करने की क्षमता आप में होगी नहीं, इसलिए आप आंख को एकदम बंद कर लोगे या हाथ लगा दोगे आगे। समझ गए ना। और उसके बाद में जैसा आप सूर्य के सामने देखते हो, अचानक सूर्य के सामने देखते कुछ भी नजर नहीं आता, आंख एक बार बंद करनी पड़ती है ना। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखते रहो, उसके बाद हम सूर्य को भी आराम से देख सकते हैं ना। क्योंकि जब शुरुआत में देखी बहुत प्रकाश की किरणें अंदर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद में तारे या पुतली क्या होगी? बहुत छोटी होगी, तो कम प्रकाश की किरणें अंदर जाने लगी। तो ये समंजन किसका होता है? तारा या पुतली का। आगे टॉपिक आता नेत्र दोष।
नेत्र दोष यानी आंखों से संबंधित दोष कौन से होते हैं? उम्र बढ़ने के साथ कह सकते हैं या फिर अन्य स्थितियों के कारण हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस के दोष या नेत्र दोष। समझिएगा, यहाँ पे हम नेत्र के दोष से संबंधित कुछ दोष की चर्चा करेंगे। सबसे पहला दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के अंदर निकट की नजर क्या है? निकट की नजर क्या है? कमजोर। एक बार आप इधर देखो और स्पष्ट करिएगा इन चीजों को। और दूर की नजर क्या है? स्पष्ट है। कहने का मतलब जब नेत्र दूर देखता तब चपटा तो हो गया उसका लेंस, लेकिन नजदीक देखने पर क्या नहीं हुआ? मोटा नहीं हुआ। यहाँ पे हम 3 चित्र देखेंगे और 3 चित्रों के माध्यम से हम ये समझेंगे कि सामान्य नेत्र किस प्रकार से काम करता है, दोष युक्त नेत्र किस प्रकार से काम करता है। ये हमारा नेत्र है मान लिया सामान्य, जिसको किसी प्रकार का दोष नहीं है। समझे भैया? यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष के अंदर नेत्र का लेंस चपटा तो हो चुका है लेकिन मोटा नहीं हो पाता है। लेकिन ये सामान्य नेत्र है जिसमें आराम से चपटा भी होता है, मोटा भी होता है। वस्तु कहाँ स्थित है जो स्पष्ट नहीं दिखाई देती? निकट वाली। जैसे यहाँ वस्तु स्थित है तो यहां से किरणें गई और कहा मिल गई? पीत बिंदु पर। और जब तक वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है तब तक अपने को वस्तु कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब इस नेत्र को दोष हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष, और जब दोष हो जाएगा तब यहाँ पर ये जो नजदीक की वस्तु रखी है इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? पीत बिंदु से पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीत बिंदु से पीछे बनेगा। जबकि बनना कहाँ चाहिए? पीत बिंदु पर बनना चाहिए। तो ये कैसा नेत्र है? दोष युक्त नेत्र है। कैसा नेत्र है? दोष युक्त नेत्र है। इस दोष का निवारण करने के लिए हमने कल पढ़ा था कौन सा लेंस यूज में लेते हैं? नजदीक की नजर को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज में लेते हैं? बताइएगा जरा। उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा कि जो अभिनेत्र लेंस है बेचारा अकेला इस पीछे से यहां ला नहीं पाता, मोटा नहीं होने के कारण। तो ये जो उत्तल लेंस वाला जो चश्मा लगाएंगे एक निश्चित समता का, हमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो समता भी क्या होगी? धनात्मक। तो निश्चित समता का उत्तल लेंस लगाएंगे जो कुछ ये किरणों को नजदीक लाएगा, कुछ ये लेके आएगा। तो जो किरणें पीछे मिल रही थी वो कहां मिलने लग जाएगी? पीत बिंदु पर मिलने लग जाएगी। तो यहां से जैसे ये किरणें गई, जो नजदीक की वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो कुछ किरणों को ये नजदीक लेके आया और बाकी रही नजदीक लाने का काम कौन कर देगा? अभिनेत्र लेंस। इस प्रकार से यहाँ जो उत्तल लेंस का जो अपने चश्मा लगाया है इसके द्वारा क्या हो जाता है? दूरदृष्टि दोष का निवारण। किसका हो गया? दूरदृष्टि दोष का निवारण हो गया। किस लेंस के द्वारा निवारण किया हमने? उत्तल लेंस के चश्मे के द्वारा। निश्चित समता का चश्मा लगाएंगे। तो ये चित्र आप ध्यान से तीनों को देख लो। ये तो सामान्य नेत्र है जिसमें बिना किसी चश्मे के पीत बिंदु पर किरणें मिल जाती है। ये जब दोष युक्त नेत्र होता है तो किरणें कहाँ मिलती है? पीत बिंदु के पीछे। और ये जब चश्मा लगा लेते हैं तब ये किरणें कहाँ मिलने लग जाती है? पीत बिंदु के ऊपर। अगला दूसरा दोष आता है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। जस्ट इसका उल्टा है या फिर इसकी विपरीत कंडीशन आएगी। नंबर 2 कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंदर नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे निकट की नजर कमजोर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दूर की नजर क्या होती है? कमजोर। और निकट की नजर क्या होती है? स्पष्ट होती है।
तो इस प्रकार की कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेत्र का लेंस होता है वो नजदीक देखते हैं तो मोटा तो हो जाता है, लेकिन जब दूर देखते हैं तब उसको चपटा होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। सामान्य नेत्र की बात करें, ठीक ऐसे यहाँ पर भी हम ये तीनों चित्र बना करके देखेंगे। ये सामान्य नेत्र है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। दूर की जो वस्तु है उसका कहां पर मिलन हो जाएगा किरणों का? पीत बिंदु पर। और ये वाली जो किरणें हैं आराम से जब पीत बिंदु पर मिलेगी, जब इसका फोकस बिंदु या स्थापित हो जाएगा, तब आराम से इसका स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब इस नेत्र को दोष हो जाता है तब ये वाली जो किरणें मिलनी चाहिए पीत बिंदु पर, ये पीत बिंदु से कहां मिलेगी? पहले मिलेगी। कहां मिलेगी? पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां मिल जाएगी? पीत बिंदु से पहले मिल जाएगी, जबकि मिलनी कहां चाहिए? पीत बिंदु पर। कहां मिलनी चाहिए? पीत बिंदु पर। और जब तक पीत बिंदु पर नहीं मिलती है तब तक वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से ये जब दोष हो जाता है, ये तो कैसा नेत्र है? सामान्य नेत्र है जिसमें कोई दोष नहीं है। ये कैसा नेत्र है? दोष युक्त नेत्र। कौन सा दोष है इसको? निकट दृष्टि दोष। अब इसका निवारण करेंगे। कल पढ़ाया था कि दूर की नजर कमजोर है तो उस व्यक्ति को कौन से लेंस का चश्मा लगाते हैं हम? अवतल। कौन सा लेंस? अवतल। तो यहाँ अवतल लेंस का हम चश्मा लगाएंगे। ये हमारा मानव नेत्र है, इसको हमने निश्चित समता का अवतल लेंस लगाया चश्मे के अंदर। समझ रहे हो ना? ये क्या करेगा? अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो ये किरण फैल गई, ये भी किरण प्रसारित हो गई, और जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब यहां मिलती भी क्या होगी? प्रतीत होगी ना। तो जो दूर की वस्तु थी उसको इस लेंस ने क्या किया? नजदीक लेके आने का काम किया। जो वस्तु दूर थी उसको कहां लेके आ गया? नजदीक। और नजदीक की वस्तु तो ये वाला देख ही सकता है ना, कोई दिक्कत है नहीं। भाई इसको दिक्कत है तो कौन सी वस्तु को देखने में है? दूर की। और नजदीक ये लेके आ जाएगा अपना अवतल लेंस वाला चश्मा, तो नजदीक तो ये देख ही लेगा। तो यहां से अब ये वाली किरणें जाएगी और यहां से ये वाला जो नेत्र का लेंस है ये कहां मिला देगा इन किरणों को? पीत बिंदु के ऊपर। इस प्रकार से यहाँ किसका निवारण हो जाता? दोष का निवारण हो जाएगा। कौन से दोष का निवारण हुआ? निकट दृष्टि दोष का। किस चश्मे के द्वारा हुआ? अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? अवतल लेंस का, जिसकी समता क्या होती है? नेगेटिव में, माइनस में होती है। किसमें होती है? माइनस में। तो जिसके चश्मे के अंदर माइनस के नंबर आते हैं उसको अवतल लेंस लगता है, और जिसके चश्मे के प्लस के नंबर होते हैं उसको कौन सा चश्मा लगता है? उत्तल लेंस का। कौन सा? आगे हम छोटे छोटे और दो टॉपिक देख लेते हैं। तीसरा दोष जिसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं भैया? जरा दृष्टि दोष। नाम से पता चल रहा है जरा दृष्टि। जरा इसका मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है? तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना तब ये ज्यादातर दोष देखने को मिलता है। यानी वो वाला नेत्र जिसको नजदीक और दूर दोनों ही स्पष्ट दिखाई दे, ना तो स्पष्ट नजदीक की दिखाई देती है, ना ही स्पष्ट दूर की दिखाई देती है, तो उसको कौन सा दोष होता है? जरा दृष्टि दोष। तो इस दोष के निवारण के लिए हम जो चश्मा यूज में लेते हैं, इस चश्मे के अंदर अवतल लेंस भी लगता है, उत्तल लेंस दोनों लगते हैं। चश्मे की जो अपनी बॉडी होती है ना, इसके अंदर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कौन सा लेंस दिखाई देगा और यहाँ पर कौन सा दिखाई देगा? अवतल। समझ गए ना? ऐसा चश्मा लगे हुए देखा है कभी आदमियों को, किसी को? तो उनके चश्मे में नीचे तो कौन सा होता है? उत्तल, क्योंकि उसको देखने के लिए नीचे से नजर को डालना होता है। तो नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल काम आ रहा है, और सामान्य दूर की चीजों को देखने के लिए सीधी नजर काम आती है। तो यहाँ अवतल से नजर जाएगी। ठीक है ना?
कई बार आपने कक्षा के अंदर ऐसे अध्यापकों को पढ़ाते हुए देखा होगा कि जब वो पढ़ाते समय चश्मे को या थोड़ा सा नीचे करके ऊपर से देखते हैं, देखा है आपने? उनको कौन सा दोष हो रखा है बताओ जरा? चश्मे के बगैर देखते हैं ऐसे आपको। अमरा राम जी देखते हैं, अपने जयराम जी भी देखते थे, है ना? उनको कौन सा दोष है? नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती इसलिए चश्मा लगाते हैं किताब पढ़ने के लिए तो, लेकिन आपको देखने के लिए बगैर चश्मे के देखते हैं। चश्मे की जरूरत नहीं है। तो दूर की नजर तो सही है, नजदीक की नजर क्या है? कमजोर। तो कौन सा लेंस होता है उनके चश्मे में? उत्तर, क्योंकि नजदीक की नजर कमजोर है। कौन सा लेंस होता है? उत्तर, दूरदृष्टि दोष होता है उनको। समझ रहे हो ना इस बात को? आप शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा। दूरदृष्टि दोष का मतलब नजदीक की नजर कमजोर, निकट दृष्टि दोष यानी दूर की नजर कमजोर। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि ऐसे व्यक्ति जो अखबार पढ़ते समय चश्मे को हटाकर साइड में रख देते हैं, बिना चश्मे के अखबार पढ़ते हैं और अखबार रखते ही वापस चश्मा लगा लेते हैं। बड़ा अजीब लगता है कि हमने तो सुना है कि चश्मा लगा कर पढ़ते हैं, ये तो चश्मा हटा करके पढ़ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की नजदीकी नजर सही होती है, अखबार तो पढ़ लेगा बिना चश्मे के, और लेकिन चलने फिरने में दूर की नजर कमजोर होती है, इसलिए क्या लगाता है? चश्मा। तो उनको कौन सा दोष रखा? निकट दृष्टि दोष, यानी दूर की नजर कमजोर होती है, नजदीक की नजर सही होती है। एक दोष और आता है और उसको हम कहते हैं दृष्टि वैषम्य। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि वैषम्य, जिसको हम कहते हैं भेंगापन। क्या कहते हैं? भेंगापन। यानी जो हमारा मानव नेत्र होता है ना, इसका जो ये कॉर्निया वाला भाग है ना, ये या तो इधर की तरफ खिसक जाता है या इधर की तरफ खिसक जाता है। ऐसे दोष के निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस लगाते हैं। कैसा लेंस लगाते हैं? बस इतना याद रखना आपको, और कुछ नहीं रखना है कि दृष्टि वैषम्य दोष के निवारण के लिए कैसा लेंस लगाया जाता है? बेलनाकार लेंस। कैसा लेंस? बेलनाकार लेंस। आगे इस पार्ट के अंदर आ जाते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दें, हमने पिछले पार्ट के अंदर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी ना। तो यहाँ पर कुछ एक घटनाएं आएगी इस पाठ के अंदर जिनके बारे में भी हमें और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ आता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है प्रकाश का? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश की एक घटना आती है यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की, समझिएगा। प्रिज्म एक विशेष प्रकार का कांच का टुकड़ा होता है जिसके जो तल होते हैं या फिर जो सतह होती है वो त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। विशेष कांच का टुकड़ा, जैसे कि इस तल का हमने ये अभिलंब ले लिया, समझे भैया? यहां से प्रकाश की किरण आपतित की, ये प्रकाश की किरण कैसी किरण है? आने वाली किरण। और आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। किस रंग की है ये? श्वेत रंग की। किस रंग की है? समझे भाई? ये वाली किरण यदि बिना माध्यम चेंज हुआ होता तो सीधी निकलती ना, माध्यम चेंज नहीं होता तो। लेकिन कल हमने पढ़ा था अपवर्तन के अंदर माध्यम जब चेंज हो जाता तब किरण का मूल पथ विचलित हो जाता है। तो जो इस किरण का मूल पथ ये था ये नहीं रहेगा, पथ विचलित हो जाएगा। यदि विरल से सघन माध्यम आ जाए, विरल से कैसा माध्यम आ जाए? सघन, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। चूंकि यहाँ पर ये प्रिज्म आ चुका और प्रिज्म क्या है? कांच। तो सघन माध्यम आ गया, इसलिए मूल पथ से नहीं जाकर के ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ऐसे झुकेगी कि नहीं झुकेगी? झुकेगी ना। और जैसे ही कांच से वापस वायु आ गया तो इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु का ये अभिलंब है, यही अभिलंब है ना। इसका मूल पथ ये है, ये इसका क्या है? मूल पथ। लेकिन जैसे ही कांच से पुनः वायु आया, वायु आते ही अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। पुनः क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। यहाँ पे भी अपवर्तन हुआ, यहाँ पे भी
अपवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी माध्यम चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी माध्यम चेंज हो रहा है। लेकिन जरा हम थोड़ा सा विचार करें, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रिज्म की बात कर रहे हैं। प्रिज्म ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जो प्रकाश की जो श्वेत किरण होती है उस श्वेत किरण को रंगों में बिखेरने का काम करता है और प्रकाश की मूल प्रकृति को बताता है। यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है जो श्वेत रंग की थी, ये प्रिज्म के अंदर अलग अलग रंगों में बिखरती हुई नजर आएगी आपको। कैसे रंगों में? अलग अलग रंगों में बिखरती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मुख्यतः 3 रंग आपको प्रिज्म के अंदर तो नजर आएंगे, लेकिन जब ये किरण बाहर की तरफ जाएगी, जब किरण बाहर की तरफ जाएगी तब ये अलग अलग रंगों में आपको यहाँ पर मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक सबसे पहला रंग, इसी प्रकार से ये दूसरा रंग, इसी प्रकार से ये तीसरा रंग, ऐसे ऐसे करते करते आपको यह 7 रंगों के अंदर बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देगी। अंदर घुसा कितना रंग? एक रंग। और बाहर कितने रंग आपको बिखरते हुए नजर आ रहे हैं? 7 रंग बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। जहां पर जो मैंने 3 रंग बताए, 3 रंगों में सबसे नीचे वाला रंग होगा बैंगनी। कौन सा होगा? बैंगनी। और जो बीचों बीच में रंग होगा इसका नाम क्या है? पीला, जिसको हम कहते हैं मध्यमान रंग। क्या कहते हैं इसको? मध्यमान रंग। और सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा रंग दिखाई देगा आपको? लाल। लेकिन आप जब बीच में देखोगे तब यहां इन पीले और बैंगनी, इन 2 रंगों के बीच में 3 रंग और दिखाई देंगे और लाल के बीच में आपको एक रंग दिखाई देगा। तो यहाँ पर टोटल कितने रंग दिखाई दिए? बैंगनी 1, 3 रंग ये, कितने? 4, 5वां रंग ये, 6ठा रंग ये और 7वां रंग ये। इस प्रकार से 7 रंग दिखाई देंगे। कौन कौन से रंग? सबसे पहले क्या दिखाई देगा? बैंगनी। फिर क्या दिखाई देगा? इंडिगो, आई, नीला रंग। फिर क्या दिखाई देगा? ब्लू। ब्लू को क्या कहते हैं? आसमानी। फिर क्या दिखाई देगा? जी, ग्रीन, हरा। फिर क्या दिखाई देगा? येलो, पीला। फिर क्या दिखाई देगा? ऑरेंज, नारंगी। और सबसे लास्ट में क्या दिखाई देगा? लाल। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या है? वॉयलेट, जिसको हम क्या कहते हैं? बैंगनी। ये कौन सा रंग है? इंडिगो, जिसको हम क्या कहते हैं? नीला। ये कौन सा रंग है? ब्लू, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? आसमानी। ये कौन सा रंग है? ग्रीन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? हरा। ये कौन सा रंग है? येलो, जिसको हम क्या कह सकते हैं? पीला। ये कौन सा रंग है? ऑरेंज, जिसको हम क्या कह सकते हैं? नारंगी। और ये कौन सा रंग है? रेड, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लाल। समझ गए ना? इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में बिखरती हुई नजर आएगी आपको? 7 रंगों में। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण यानी बिखरना। तो रंगों में बिखरना। कितने रंगों में बिखर रही है श्वेत प्रकाश की किरण? 7 रंगों में बिखर रही है, जिसको हम सामान्य भाषा में यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। क्या है भैया शॉर्ट ट्रिक इसका? बेनी, आह, पीना, ला। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है ना? यहां पर आप देखें इंग्लिश की स्पेलिंग बन रही है VIBGY ठीक है ना? तो ये आपका रंगों का क्रम हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन सा रंग हुआ? बैंगनी।
मध्यमान रंग कौन सा है? और सबसे कम विक्षेपित कौन हुआ? लाल। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना को हमने समझा है किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? और वातावरण के अंदर आपने प्रिज्म को निर्मित होते हुए देखा भी है बरसात की ऋतु के अंदर। बरसात की ऋतु के अंदर वातावरण के जब बहुत ज्यादा नमी होती है, वातावरण के अंदर पानी की बूंदें होती है, जगह जगह तैरती रहती है। इन पानी की बूंदों के द्वारा सूर्य की चमकती हुई किरणें जब इन बूंदों पर गिरती है, तब इन बूंदों के द्वारा जस्ट प्रिज्म के जैसा ही काम होगा। इस बूंद के द्वारा प्रकाश 7 रंगों में बिखर करके दिखता हुआ नजर आएगा आपको। मान लेते हैं शाम का समय है, सूर्य पश्चिम दिशा में जा रखा है, वातावरण के अंदर बहुत ज्यादा पानी की बूंदें हैं, सूर्य से प्रकाश की किरण जाएगी, पानी की बूंद के अंदर से होकर के जब बाहर निकलेगी तो श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में बिखरती हुई नजर आएगी? 7 रंगों में। और आपको पूर्व दिशा के अंदर एक पट्टी दिखाई देगी जिसको हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। देखा है ना आपने? ये जो इंद्रधनुष है जिसके अंदर यही 7 रंग दिखाई देते हैं ना? ये 7 रंग इंद्रधनुष के अंदर किसके द्वारा? पानी की बूंद के द्वारा। पानी की बूंद किसका काम कर रही है? यहाँ पे प्रिज्म का काम कर रही है, वर्ण विक्षेपण का काम कर रही है। समझ गए ना? तो पानी की बूंद के द्वारा आपको ये 7 रंग दिखाई अभी करते हुए 7 रंग दिखाई देंगे। जिधर की तरफ सूर्य है उसकी जस्ट विपरीत दिशा के अंदर। आगे आते हैं इस पार्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इस पार्ट का अंतिम टॉपिक आता है वातावरणीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण। हमारा जो वातावरण है, इस वातावरण के द्वारा भी कई सारी अपवर्तन की घटनाएं हमें दैनिक जीवन के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें वातावरण के द्वारा अपवर्तन होता है और हमें बहुत रोचक घटनाएं देखने को मिलती है। सबसे पहली घटना आती है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। रात के समय हम जब आसमान के अंदर तारों को देखते हैं तब हमें तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। स्थिर तारा दिखाई नहीं देता। ऐसे लग रहा है जैसे कि एक बार तारा यहाँ है, दूसरी बार यहाँ है। वास्तव में ये वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। कंडीशन क्या है? जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे मान लिया कोई स्टार है। इस स्टार और हमारी पृथ्वी के बीच में अनेक सारी वायु की क्या है? परतें होती है। कहीं सघन वायु होती है, कहीं विरल वायु होती है। तो जब तारे की रोशनी हमारे नेत्र तक पहुंचेगी, जब तारे की रोशनी हमारे नेत्र तक पहुंचेगी, अनेक सारी इन वायु की परतों से होकर गुजरती है। और हमने समझा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तब अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित होता है। तो जहां सघन आएगी, जहां विरल आएगी, तो प्रकाश की जो किरण है वो अपने मूल पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। और इन्हीं किरणों के यहाँ इन किरण परतों के द्वारा टेढ़ा मेढ़ा आ जाने के कारण हमें जब वापस इस तारे की देखने की बात आती है तो इन किरणों को जब हम इस दिशा के अंदर देखते हैं तो हमें आभासित होता है कि वास्तव में ये किरण इस दिशा से नहीं आकर के, जैसे कि ये किरण आ तो इधर से रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर माध्यम चेंज हो जाता है तो यहाँ पर किरण का मूल पथ विचलित हो जाता है। इस कारण ये वाला जो तारा है वो मूल यहाँ पर स्थित है, लेकिन दिखाई कहाँ देता है? यहाँ पर। समझ गए ना? और तभी उसी पोजीशन के अंदर वातावरण की जो ये परत है, इनकी सघनता और विरलता खिसक जाती, इधर उधर जब हो जाती है, तब ये तारा हमें कभी इधर दिखाई देता है, कभी इधर दिखाई देता है। ये मूल कारण किसका है? अपवर्तन का। किस कारण होता है ये अपवर्तन? और ये अपवर्तन होता किसके है द्वारा? वातावरणीय अपवर्तन के द्वारा। किस अपवर्तन के द्वारा? आपको याद क्या रखना है? वातावरण के अंदर यानी तारों से जब रोशनी हमारे नेत्र तक आती है तो बीच में अनेक सारी जो परतें होती है वायुमंडल की,
जहां कहीं सघन और कहीं विरल, और इन सघन और विरल के अंदर से जब तारे की रोशनी हमारे नेत्र तक पहुंचती है तब वो अपवर्तित होते होते आती है, इसलिए तारा अपनी जगह पर दिखाई नहीं देता है। अगला जो उदाहरण आता है वातावरणीय अपवर्तन का, वो आता है अग्रिम सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य दिखाई देता रहना। तो अगला क्या है? अग्रिम सूर्योदय तथा सूर्यास्त का विलंबित होना। ध्यान दें भाई, आप जैसे कि मान लिया आज की बात करें, आपने कहा कि सर आज ठीक 6:45 पर सूर्य अस्त हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सूर्य को इस टाइम पर डूबते हुए देखा है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि सूर्य तो इससे पहले अस्त हो चुका था, 5-7 मिनट पहले अस्त हो चुका था। आप बहुत बाद का टाइम बता रहे हो। फिर मैंने पूछा सूर्योदय कब हुआ? आपने कहा सर सूर्योदय 6:48 पर हुआ, क्योंकि आपने 6:48 पर सूर्य को बाहर निकलते हुए देखा है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि सूर्य इसके बाद बाहर निकला, आपने गलत समय बताया। मेरे हिसाब से सूर्य तो बाहर लगभग 6:55 पर हुआ। आप कहोगे बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हमने तो सूर्य 48 मिनट पर ही बाहर निकलते देख लिया, आप तो बहुत बाद की बात कर रहे हो, है ना। तो ये केवल और केवल वातावरणीय अपवर्तन के कारण आपको क्या दिखाई देता है? अग्रिम सूर्योदय हुआ तो इस समय है, लेकिन आपको दिखाई कब दे दिया? पहले। सूर्यास्त हुआ पहले है, लेकिन आपको दिखाई क्या दिया? बाद में। होता क्या है, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ये क्या है हमारी? ध्यान दें, इस पृथ्वी का ये क्षितिज है। क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? हम जहां खड़े हैं हमारी आंखों के सामने बिल्कुल आपको एक ऐसी लाइन दिखाई देगी 180 डिग्री पर, बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई देगी, ये हमारी क्षितिज होती है ना। अब आप समझिएगा, मान लेते हैं कि ये पूर्व दिशा है और ये कैसी दिशा है? पश्चिम। समझो इधर, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। अब आप समझिएगा आपकी नेत्र की क्षितिज ये है, तो क्या इस क्षितिज से ऊपर वाली चीजें दिखाई देगी? तो क्या आपको सूर्य दिखाई दे रहा है? ईमानदारी से बताओ, क्या सूर्य दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो क्षितिज से क्या है? नीचे है ना। लेकिन होता क्या है कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें वो वायुमंडल में जाएगी, और वायुमंडल की अनेक सारी परतें होती, जिसके कारण ये अपवर्तित होगी। क्या होगी? अपवर्तित होगी। किरण जा तो रही है आगे, लेकिन किरण जैसे ही वायुमंडल की घनी और विरल परतों के द्वारा अपवर्तित होकर के टेढ़ी हो जाएगी। समझे? तो किरण टेढ़ी होकर आपकी आंख तक आने लग गई, और हमारा नेत्र ऐसे आभाषित कर रहा है कि ये किरण टेढ़ी होकर नहीं आई, ये किरण कहां से आई है? यहां से आई है। तो जो सूर्य यहां था आपको कहां नजर आने लग जाता है? यहां पर। वास्तव में सूर्य तो उदय हुआ ही नहीं है, नीचे पड़ा है, लेकिन इस किरण के अपवर्तन होकर के आपके नेत्र तक आने के कारण आपको लग क्या रहा है? सूर्य कहां आ चुका है? क्षितिज से ऊपर आ चुका है। हालांकि सूर्य उदय हुआ ही नहीं है, अभी तक क्षितिज से नीचे पड़ा है, लेकिन उसके द्वारा किरण वायुमंडल में गई और विचलित होकर के हमारे नेत्र तक आ गई, तो हमें आभासित होता है कि वो किरण वहां से आ रही है। समझ गए है ना? ये आभासित प्रतिबिंब है किसका? सूर्य का। इसलिए होगा तो बाद में, लेकिन अपने को पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। किस अपवर्तन के कारण हो रहा है? ये भी वातावरणीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वातावरणीय अपवर्तन के कारण। ठीक यही कंडीशन शाम के समय होती है। शाम के समय सूर्य यहाँ चला जा चुका है, अस्त हो चुका है, लेकिन सूर्य से प्रकाश की किरणें गई और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे आंखों में आ रही होती है, और हमें लग ऐसे रहा है कि ये किरणें यहां से आ रही है। ये किरण कैसी है? आभासित है। कैसी है? डूब चुका है, लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि ये अभी डूबा
नहीं है तो अग्रिम सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना, यानी विलंबित सूर्यास्त। तो आप जब देखते हैं सुबह जब सूर्योदय की कंडीशन को आप ध्यान देकर के कभी सूर्योदय को देखना, कल सुबह देखना। आप सूर्य उदय जब देखते हैं तब मान लिया आधा सूर्य ऊपर आया होता है ना, उसके बाद में एकदम ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक ऐसे सूर्यास्त के बाद में आप जब देखोगे आधा सूर्य दिखाई दे रहा है, एकदम डूब जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के ये दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं, इनकी चर्चा की। इसी प्रकार से अपवर्तन के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर सिक्का रखा होता है, वो अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। पानी के अंदर आधी डूबी हुई पेंसिल अपने को कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी अपवर्तन के उदाहरण ही होते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है अपना प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या आता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के जो रंग होते हैं, अपने 7 रंग पढ़े थे अभी, इन 7 रंगों का बिखरना। अब आपको मैं पूछूं, दिन अपना जो दिन का समय होता है उस समय आसमान का रंग कैसा होता है? नाम बोल दिया ना, आसमान, यानी रंग कैसा होता है? आसमानी। और रात के समय कैसा होता है? लाल या काला? काला होता है। कैसा होता है? अब आपको पूछूं वास्तविक आकाश का रंग कैसा होता है? वास्तव में आकाश का रंग कैसा होता है? वास्तव में आकाश का रंग काला होता है। कैसा होता है? लेकिन अपने को दिखाई कैसा देता है? आसमानी। क्या कारण होता है? कि सूर्य की जो रोशनी आती है उस रोशनी का जो मूल अपने को रंग दिखाई कैसा देता? श्वेत। लेकिन अंदर रंग कितने होते हैं? 7। अब वो 7 रंग सबसे ज्यादा बिखरता कौन सा है? वैसा दिखाई देता है। तो सूर्य के द्वारा आने वाले श्वेत रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन दिन के समय किस रंग का होता है? नीले रंग का। किस रंग का होता है? इसलिए अपने को आसमान कैसे रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का। कैसा दिखाई देता है? और रात के समय सूर्य होता नहीं है, दिखाई देता नहीं है, तो सूर्य की रोशनी आएगी नहीं तो प्रकीर्णन होगा नहीं, इसलिए मूल रंग दिखाई देता है। मूल रंग कैसा होता है आसमान का? काला। कैसा होता है? काला। अब मैं बात करूं कि रात के समय सुबह के समय और शाम के समय, सुबह और शाम के समय, जैसे कि यहाँ पर सुबह सूर्यास्त के समय सूर्य उदय हो रहा है, शाम के समय सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय अपने को आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? गहरा लाल या रक्ताभ दिखाई देता है या नारंगी रंग का दिखाई देता है ना। आप सूर्य अस्त होते समय या सूर्य उदय होते समय अपने को आसमान कैसा दिखाई देता है? नारंगी या लाल रंग का दिखाई देता है ना। क्या कारण है बताइएगा? नीला क्यों नहीं दिखाई देता है? लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय हमारी आंखों के सापेक्ष सूर्य की दूरी ज्यादा होती है। समझ रहे हो ना? सूर्य की दूरी ज्यादा होने के कारण यहां से जब सूर्य की रोशनी हमारे आंखों तक आती है ना, तो बाकी वाले रंग बीच में ही प्रकीर्णित हो जाते हैं, बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय केवल एक ही रंग हमारे नेत्र तक पहुंचता है, वो रंग कौन सा होता है? लाल। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आकाश कैसे रंग का दिखाई देता है? लाल एक ऐसा रंग होता है जो सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई दे सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी टावर होते हैं, जितने भी हवाई जहाज होते हैं, जितने भी गाड़ियां होती है, उनके इंडिकेटर की लाइट, टावर के ऊपर लगी हुई रोशनी, हवाई जहाज के नीचे लगी हुई रोशनी का रंग कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? क्योंकि दूर से इस रोशनी को देखा जा सकता है, ये वाली रोशनी दूर तक दिखाई देती है। इसलिए हमेशा इंडिकेटर या सूचक या फिर टावर के ऊपर की लगी हुई बत्ती, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अपना ये 10वां पार्ट यही कंप्लीट होता है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस पार्ट के अंदर मात्र 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, इसलिए 9वें पार्ट के जितना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन 4 अंक भी काफी अपना महत्व रखते हैं। तो आपको
इस पार्ट के अंदर भी छोटे छोटे डाउट बिल्कुल क्लियर कर लेने होते हैं और आपने आज इस क्लास के अंदर पूरी कोशिश की है कि किस प्रकार से हम इन 4 अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आगामी कक्षा रहेगी इसी विज्ञान विषय के अंदर अगले 11वें पार्ट के रूप में, और 11वां पार्ट रहेगा विद्युत वाला, जिसको हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, अपने आप को चुस्त रखिएगा, अपने आप को अपनी उसी तल्लीनता के अंदर बनाए रखिएगा। जय हिंद।